नमस्ते सभी को। वेलकम टू शेयरिंग स्टोरीज। इस चैनल में हम किताबों पर चर्चा करते हैं। ये कंटेंट plotsformovies.com द्वारा समर्थित है, जो एक एआई सक्षम बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म है, जहां आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए किताब का 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। हम sharingstories.in पर #PushingIndianAuthors अभियान के जरिए भारतीय लेखकों की किताबों को सामने ला रहे हैं, उनको प्रदर्शित कर रहे हैं। और आज हमारे पास हैं नीलेश पाठक की किताब आयुध भस्मांग पर्व। तो आज हम इसी किताब की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। हमारे पास किताब का ब्लर्ब है, कुछ रिव्यूज हैं और लेखक के बारे में भी थोड़ी जानकारी है। ये एक माइथोलॉजिकल फिक्शन उपन्यास है और स्रोत बताते हैं कि ये महज एक किताब नहीं है, बल्कि एक पूरी दुनिया, एक माइथोवर्स की शुरुआत है, ऐसा कहा जा रहा है। हमारा मकसद है इन स्रोतों से वो खास बातें निकालना जो इस किताब को अलग बनाती हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये किताब आयुध माइथोवर्स नाम की एक बड़ी कहानी का पहला हिस्सा है। ये 5 भागों में फैली होगी, ऐसा बताया गया है। और इसकी प्रेरणा है सागर मंथन की पौराणिक कथा से। तो आज की चर्चा में हम यही देखेंगे कि ये किताब सिर्फ पौराणिक कहानी को दोहरा रही है या उसमें कुछ नया, कुछ अनोखा जोड़ रही है। इसके मुख्य विषय क्या है, कहानी कहने का अंदाज कैसा है और लेखक इसे किस नजरिए से देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए फिर कहानी के मूल आधार से ही शुरू करते हैं। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. स्रोत बताते हैं कि इसकी नींव सागर मंथन और अमृत विभाजन की घटनाओं पर रखी गई एक काल्पनिक गाथा है। इसमें देव, दानव, मानव, नाग और 14 भुवन सब शामिल हैं और सब समय की अदृश्य डोरियों से बंधे हुए हैं। ये सुनने में ही काफी विस्तृत और भव्य लगता है ना? जी, भव्य तो है। और कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो बहुत नाटकीय है। कलयुग के इस दौर में सतयुग के एक महान, लगभग भूले जा चुके महारथी का आगमन होता है, महर्षि भस्मांग। और ये कोई साधारण ऋषि नहीं है। इनके पास 7 दुर्लभ सिद्धियां हैं, अनगिनत दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं और वो पौराणिक चंद्रहास परशु भी इनके पास है। चंद्रहास परशु, वाह! जी, और उनका लक्ष्य बहुत बड़ा है। मतलब वो 5 महाविकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इनसे ग्रस्त मानवता को कपाल महाकाल योग के जरिए अनंत शून्य में विलीन कर देना चाहते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है, अस्तित्व को मिटाकर परम शून्य में ले जाने की। अनंत शून्य में विलीन करना, ये तो पूरी सृष्टि के स्तर का बदलाव लाने जैसा हुआ। हाँ बिल्कुल, लक्ष्य यही है, कलयुग को समाप्त कर फिर से सतयुग की स्थापना करना। तो जाहिर है इतने बड़े लक्ष्य के रास्ते में कोई रुकावट तो होगी, कोई विरोधी शक्ति। सिर्फ विकारों से ग्रस्त लोग ही चुनौती नहीं होंगे मेरे ख्याल से। निश्चित रूप से मुख्य चुनौती है तमस। वो एक शक्तिशाली असुर वंशज है और उसका इरादा भी समय के साथ ही जुड़ा है, लेकिन बिल्कुल उल्टी दिशा में। वो समय के तीनों तत्वों, भूत, भविष्य और वर्तमान, इन पर नियंत्रण पाना चाहता है, ताकि वो एक प्राचीन महाशक्तिशाली दैत्य को वर्तमान काल में ला सके। अच्छा, और क्यों करना चाहता है वो ऐसा? उसका अंतिम लक्ष्य है असुरों का जो खोया हुआ स्वर्णिम साम्राज्य था, उसे पृथ्वी पर फिर से स्थापित करना। तो ये सिर्फ सतयुग बनाम कलयुग या देव बनाम असुर की लड़ाई नहीं रह जाती है। ये समय के धागों को अपनी मर्जी से बुनने की लड़ाई बन जाती है, जो इसे और भी पेचीदा बनाती है। ये समय वाला पहलू वाकई कहानी को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। स्रोत में कुछ और किरदारों और शक्तियों का भी जिक्र है, जैसे शिवाय का दिव्य त्रिशूल और महर्षि सर्वज्ञ का मार्गदर्शन। ये तो समझ आता है, लेकिन एक नाम जो बार बार रिव्यूज में भी आया है वो है DSF, डिफेंस अगेंस्ट सुपरनैचुरल फोर्सेस। ये क्या चीज है? ये कुछ आधुनिक सा, संगठित सा लगता है। हाँ, DSF यानी अलौकिक शक्तियों के विरुद्ध रक्षा। ये वाकई एक अनोखा और ध्यान खींचने वाला कॉन्सेप्ट लगता है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये शायद कहानी में
एक आधुनिक तत्व है। हो सकता है कोई गुप्त संगठन हो या कोई स्पेशल फोर्स जो आज की दुनिया में इन पौराणिक और अलौकिक खतरों से निपट रहा हो। अच्छा, तो ये पौराणिक कथा को आज के समय से जोड़ने का एक तरीका हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, एक पुल जैसा। और इसके साथ ही प्रोजेक्ट बर्बरिक का भी जिक्र आता है, जिसे रुद्र ऊर्जाओं यानी भगवान शिव की विनाशकारी शक्तियों का इस्तेमाल करके शुरू करने की बात कही गई है। तो ये सब मिलकर कहानी को एक साधारण अच्छाई बुराई की लड़ाई से कहीं ज्यादा जटिल बना देते हैं। ये भूत, भविष्य और वर्तमान के बीच चलने वाला एक बहुआयामी युद्ध है, जहां हर अंत एक नई शुरुआत है और हर रहस्य एक और गहरे रहस्य का दरवाजा खोलता है। कहानी का ताना बाना तो वाकई बहुत गहरा और परतों वाला लग रहा है। जाहिर है ये सिर्फ एक्शन और रोमांच तक ही सीमित नहीं होगी। स्रोत बताते हैं कि इसमें गहरे विषय भी छुए गए हैं। ये कौन से विषय हैं और किताब कैसे जोर देती है उन पर? हाँ, देखिए, मुख्य विषय तो काफी गहरे हैं, दार्शनिक हैं। इनमें सबसे प्रमुख है धर्म और नियति का सवाल। मतलब, क्या सब कुछ पहले से तय है या हमारे कर्म से बदल सकते हैं? फिर आता है बलिदान का महत्व। बड़े लक्ष्य के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है? शक्ति का बोझ भी शायद। जी बिल्कुल। शक्ति अपने साथ एक बोझ लेकर आती है। उसे संभालना, सही इस्तेमाल करना, ये कितना मुश्किल है। और अच्छाई बुराई के बीच का वो महीन संतुलन जो हमेशा दांव पर लगा रहता है। इसके अलावा, जैसा हमने कहानी में देखा, समय का संघर्ष। क्या समय को बदला जा सकता है? और सृष्टि तथा विनाश के बीच का वो शाश्वत द्वंद्व। तो ये किताब सिर्फ तलवारबाजी और दिव्य अस्त्रों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साहस, हमारे चुनावों के परिणाम और हमारे अपने मूल्यों पर सोचने को मजबूर करती है। एक तरह से ये पौराणिक पृष्ठभूमि में जीवन के बड़े सवालों से जूझती है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक्शन के साथ साथ इतने गहरे दार्शनिक पहलू जोड़े गए हैं। और लिखने के अंदाज के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? उसे एपिक, सिनेमैटिक और फिलोसॉफिकल बताया गया है। पाठक के लिए इसका अनुभव कैसा होता होगा? हाँ, ये तीनों शब्द लेखक नीलेश पाठक की शैली को काफी सटीक रूप से दर्शाते हैं, जैसा स्रोतों से पता चलता है। एपिक यानी महाकाव्य जैसा विस्तार और भव्यता। सिनेमैटिक मतलब भाषा इतनी दृश्यात्मक है कि पढ़ते हुए लगता है जैसे आंखों के सामने कोई फिल्म चल रही हो। वो शब्दों से ऐसे चित्र खींचते हैं जो पाठक के मन पर छप जाते हैं। अच्छा। और फिलोसॉफिकल यानी कहानी की सतह के नीचे गहरे दार्शनिक विचार चलते रहते हैं। उनकी शैली पौराणिक कथाओं की भव्यता को पात्रों के अंदरूनी कश्मकश और भावनात्मक गहराई के साथ मिलाती है। इसमें एक आधुनिक संवेदनशीलता भी है। पात्र सिर्फ काले या सफेद नहीं है, उनमें नैतिक जटिलताएं हैं। तो ये उन पाठकों को ज्यादा पसंद आएगी हाँ, जो भारतीय पौराणिक कथाओं का सिर्फ सीधा वर्णन नहीं, बल्कि एक आधुनिक, विचारोत्तेजक और गहरा पुनर्पाठ चाहते हैं। ऐसी कहानियां जहां हजारों साल पुरानी कथाएं आज के हमारे संघर्षों और दुविधाओं को समझने में मदद करती हैं। इस तरह की बहुस्तरीय कहानी लिखने वाले लेखक की अपनी कहानी भी जानने लायक होगी मेरे ख्याल से। नीलेश पाठक के बारे में स्रोत बताते हैं कि उनका सफर भी कम दिलचस्प नहीं है। वाराणसी के पास जौनपुर में जन्म, इंदौर में परवरिश और फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 15 साल से ज्यादा का लीडरशिप अनुभव। उसके बाद लेखन की दुनिया में कदम रखना, ये तो काफी बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, ये बदलाव उनके अंदर छिपे गहरे रचनात्मक और शायद आध्यात्मिक रुझान को दिखाता है। जी। ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे तकनीकी क्षेत्र में लीडरशिप निभाने के बाद अचानक से पौराणिक कथाओं और लेखन की दुनिया में आना, ये बताता है कि कहानी कहने की उनकी इच्छा कितनी प्रबल रही होगी। ये सिर्फ करियर बदलना नहीं है, ये अपनी असल पुकार को सुनना है। और उनकी प्रेरणा के स्रोत भी गहरे लगते हैं। वेद, पुराण, महाकाव्य। जी हाँ, उनका लेखन सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों और दर्शन से उनके गहरे जुड़ाव को साफ दिखाता है। और ये अनुभव उन्हें एक अनोखा दृष्टिकोण देता होगा। क्या पता लीडरशिप के सिद्धांत पौराणिक पात्रों की स्ट्रैटेजी में झलकते हो। हाँ, हो सकता है। अच्छा, और इस आयुध माइथोवर्स के पीछे उनका उद्देश्य क्या है? क्या ये सिर्फ मनोरंजन के लिए एक फिक्शन सीरीज बनाना है या इसके पीछे कोई बड़ा विजन है? स्रोत बताते हैं कि विजन बड़ा है। ये सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं है, बल्कि पाठकों में, खासकर युवाओं में, अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति गौरव और आध्यात्मिक विषयों के प्रति जिज्ञासा को फिर से जगाना है। वो प्राचीन भारतीय ज्ञान और दर्शन को आज की आधुनिक संवेदनाओं और चुनौतियों के साथ मिलाना चाहते हैं।
मतलब इतिहास के सबक को आज के लिए प्रासंगिक बनाना। हाँ बिल्कुल। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर वो सबक भूल जाते हैं। वे उन्हीं को सामने लाना चाहते हैं। उनका काम जीवन, कर्म के सिद्धांत, हमारी आंतरिक शक्ति जैसे विषयों को छूता है, जो सीधे आज के युवाओं की आकांक्षाओं और संघर्षों से बात कर सकता है। वे चाहते हैं कि आज की पीढ़ी अपनी आधुनिक महत्वाकांक्षाओं को भारत की शाश्वत चेतना और विरासत में निहित अपनी जड़ों से संतुलित करे। संतुलन आधुनिकता और जड़ों के बीच। जी, उनके अनुसार सच्ची सफलता वही है जहां प्रगति की गतिशीलता आत्मा की स्थिरता से मिलती है, जहां आधुनिकता भारत की हजारों साल पुरानी विरासत को खोए बिना विकसित होती है। ये एक संतुलन बनाने का प्रयास है। ये वाकई एक महत्वाकांक्षी विजन है और लगता है पाठकों और समीक्षकों ने इस प्रयास को सराहा भी है। स्रोत बताते हैं कि किताब को काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। एक समीक्षक ने तो इसे मास्टरपीस तक कह दिया और ये भी कहा कि ये किताब सिर्फ कहानी नहीं कहती बल्कि एक पूरी दुनिया रचती है। हाँ, समीक्षाएं काफी उत्साहजनक है। खासकर वो DSF वाला कॉन्सेप्ट, उसकी बहुत तारीफ हुई है। उसे अद्वितीय और ताज़ा बताया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि ये किताब बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इन द मेकिंग लगती है। बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर? जी, यानी इसमें वो सारे तत्व मौजूद हैं जो एक सफल फिल्म में होते हैं। लेखक की शैली को पौराणिक कथा, गहरी कल्पना और सिनेमाई प्रतिभा का एक दुर्लभ और शक्तिशाली मिश्रण बताया गया है। एक समीक्षक ने लिखा है कि लेखक सिर्फ कहानी सुनाते नहीं बल्कि इतने ज्वलंत दृश्य चित्रित करते हैं जो पढ़ने के बाद भी दिमाग में घूमते रहते हैं। और इसकी तुलना बाहुबली, तुम्बाड़, ब्रह्मास्त्र और कांतारा जैसी बड़ी फिल्मों से इसकी तुलना की गई है। एक डेब्यू नॉवल के लिए ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये तुलनाएं बताती हैं कि किताब का स्केल कितना बड़ा है और उसका प्रभाव कितना गहरा है। समीक्षकों ने खास तौर पर एक्शन, भावनाएं, रहस्य, पौराणिक कथाओं का सटीक उपयोग और आधुनिक दुनिया से उसकी प्रासंगिकता के बेहतरीन मिश्रण की तारीफ की है। ये भी कहा गया है कि किताब पाठक के सोचने के तरीके को चुनौती देती है, उन्हें अस्तित्व की उन छिपी हुई सच्चाइयों पर विचार करने पर मजबूर करती है जिनके बारे में हम रोजमर्रा में नहीं सोचते। लेकिन ये सब करते हुए भी किताब मनोरंजन बनाए रखती है। और लिखने की शैली की बारीकियों पर भी ध्यान दिया गया है। जी हाँ, एक समीक्षक ने गद्य शैली की बारीकी पर ध्यान दिया है। कैसे एक्शन दृश्यों के लिए छोटी, तेज और दमदार वाक्य रचना है, जबकि गहरे दार्शनिक क्षणों में भाषा ज्यादा काव्यात्मक और प्रवाहपूर्ण हो जाती है। कहानी में आने वाले मोड़, खासकर विश्वासघात और फिर छुटकारे यानी रिडेम्पशन से जुड़े मोड़ पाठक को अंत तक बांधे रखते हैं। कोई नकारात्मक पहलू भी बताया गया है? देखिए, नकारात्मक तो नहीं, पर हाँ, कुछ समीक्षकों ने ये माना है कि कहानी का पैमाना और पौराणिक विवरणों की गहराई शायद उन पाठकों को थोड़ी भारी लग सकती है जिन्हें बहुत घने माइथोस में उतरने की आदत नहीं है। लेकिन यही चीज इसका सबसे बड़ा आकर्षण भी है। ये किताब पाठक से पूरी तरह डूब जाने की मांग करती है। ये सतही तौर पर पढ़ने वाली चीज नहीं है। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि ये किताब उन पाठकों के लिए एक तोहफा है जो भारतीय फैंटेसी में सिर्फ सतही मनोरंजन नहीं बल्कि गहराई, आत्मा और विचारोत्तेजक तत्व तलाशते हैं। समीक्षकों का लगभग एक मत से मानना है कि नीलेश पाठक ने भारतीय माइथ फिक्शन को एक नया आयाम दिया है। जी बिल्कुल, और वे इस जॉनर में एक नए और महत्वपूर्ण लेखक के रूप में उभरे हैं। चलिए तो इस सारी चर्चा को समेटते हैं। आयुद्ध भस्मांग पर्व एक बहुत महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली शुरुआत लगती है। ये पौराणिक कथाओं की भव्यता, जबरदस्त एक्शन, गहरे दार्शनिक सवालों और आधुनिक कल्पनाशीलता का एक शक्तिशाली मिश्रण पेश करती है, जैसा कि हमारे स्रोतों से पता चलता है। हाँ, ये समय धर्म, शक्ति के सही और गलत उपयोग और नियति जैसे बड़े और सनातन सवालों से सीधे टकराती है और इन सबको एक बेहद रोमांचक, लगभग सिनेमाई अंदाज में बुनती है। लेखक का अपना सफर ऑटोमोबाइल जगत से लेकर लेखन तक और सनातन धर्म से उनकी गहरी प्रेरणा, ये सब मिलकर इसे खास और ताज़ा दृष्टिकोण देते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव रचने की कोशिश लगती है। ये निश्चित रूप से उन पाठकों के लिए है जो भारतीय महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं को घिसे पिटे अंदाज में नहीं बल्कि एक नए, आधुनिक, चुनौतीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाले रूप में देखना और पढ़ना पसंद करते हैं। और अंत में जैसा हम करते हैं,
एक विचार छोड़ जाते हैं जो इस किताब के मूल विषय समय के संघर्ष से जुड़ता है। कहानी में भूत, भविष्य और वर्तमान के बीच युद्ध का जिक्र है, जहां पात्र समय को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये संभव है कि हमारे अपने आज के कर्म, हमारे छोटे बड़े चुनाव, वो भी अनजाने में किसी अनदेखे भविष्य के युद्ध का हिस्सा बन रहे हों? क्या हमारे आज के फैसले किसी ऐसे भविष्य को आकार दे रहे हैं जिसके परिणाम हमें अभी दिखाई नहीं दे रहे? ये सोचने वाली बात है वाकई, है ना? आज के इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको नीलेश पाठक की किताब आयुध भस्मांग पर्व के बारे में ये जानकारी रोचक और उपयोगी लगी होगी और इस किताब को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने और हमें सपोर्ट करने पर विचार करें। आपका समर्थन हमें ऐसी और चर्चाएं लाने के लिए प्रेरित करता है। इस किताब आयुध भस्मांग पर्व को खरीदने और पढ़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपकी रुचि जगी है तो ज़रूर खरीदें और पढ़ें। और हाँ, कमेंट्स में हमें अपनी पसंदीदा भारतीय लेखक की किताब का नाम ज़रूर बताएं। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और किताब की दुनिया में उतरने के लिए। धन्यवाद।